हम सभी के दिमाग में ये बात कभी ना कभी आती है कि क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं जबकि कुछ लोग अपनी लाइफ को एक फेलियर मानते हैं। इसी बात का जवाब ढूंढने के लिए ऑथर जेफ केलर ने अपनी लाइफ के 15 साल लगा दिए और इस पर रिसर्च करी, जिसका रिजल्ट है उनकी बेस्ट सेलिंग बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आज की इस वीडियो में मैं इसी बुक के 6 लेसन आपके साथ शेयर करूंगा जिन्हें अपनाकर आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेसन नंबर 1, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। आपका एटीट्यूड उस खिड़की की तरह है जिसके थ्रू आप इस संसार को देखते हो। हम सभी अपने घर की खिड़की से बाहर की दुनिया देखते हैं। क्या हो अगर हमारी उस खिड़की पर डस्ट और गंदगी जमा हो जाए तो क्या हम बाहर की दुनिया साफ साफ देख पाएंगे? जवाब है नहीं। बाहर की दुनिया हमें धुंधली दिखाई देगी। बाहर की दुनिया हमें साफ दिखाई दे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारी वो खिड़की साफ हो। ऑथर कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड भी उस खिड़की की तरह ही है जिसके थ्रू हम इस संसार को देखते हैं। एक छोटे बच्चे को चलते हुए देखो। चलने के अभ्यास के दौरान बच्चा कई बार नीचे गिरता है, लेकिन गिरते समय वो फर्श को दोष नहीं देता, वो कारपेट से शिकायत नहीं करता, वो अपने माँ बाप से ये शिकायत नहीं करता कि जब मैं गिरा तो तुमने मुझे गिरने से बचाया क्यों नहीं। वो मुस्कुराता है, दोबारा से खड़ा होता है और चलने का अभ्यास करता है। उसका ये एटीट्यूड तब तक रहता है जब तक वो पूरी तरीके से चलना स्टार्ट नहीं कर देता। उसकी एटीट्यूड की विंडो साफ है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी ज़िंदगी उसकी एटीट्यूड की विंडो पर कुछ कीचड़ फेंकना स्टार्ट करती है। ये कीचड़ हमारे पेरेंट्स और टीचर्स के क्रिटिसिज्म के रूप में होता है। ये कीचड़ रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट और सेल्फ डाउट का होता है। ये कीचड़ उस मजाक और तंज का होता है जो जाने अनजाने हमारे आसपास के लोग हमारे ऊपर करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे ऊपर कीचड़ गिराया जा रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हम लगातार अपने ऊपर इस कीचड़ को गिरने देते हैं और ये कीचड़ लगातार गहरा होता जाता है। हम अपने इस गंदे मेंटल एटीट्यूड के साथ जीते हैं और अपनी लाइफ को फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड कर लेते हैं। अब हमारे पास केवल 2 ही चॉइसेस हैं, या तो हम अपने उस एटीट्यूड विंडो पर इस कीचड़ को यूं ही पड़े रहने दें और इस दुनिया को इस धुंधले एटीट्यूड विंडो के साथ देखें, या फिर हम अपने इस एटीट्यूड विंडो को साफ करें ताकि हमें अपने आसपास की ये दुनिया साफ साफ दिखाई दे। हम उन पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकें जो लाइफ हमें प्रोवाइड करवाती है। हम में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, सेल्फ डाउट और जाने अनजाने हम पर किए गए तंज के कीचड़ ने हमारी एटीट्यूड विंडो को इतना गंदा कर दिया है कि उसे साफ करना अब हमारे बस की बात नहीं है। इस पर ऑथर विक्टर फ्रैंकल का एग्जाम्पल देते हैं। विक्टर फ्रैंकल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में कई साल कैदी बनकर रहे। उनके माँ, बाप, भाई और पत्नी को कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया गया। फ्रैंकल और उनके दूसरे साथी प्रिजनर्स भूख, ठंड और बीमारी के कारण शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेल रहे थे। फ्रैंकल के कई साथी नाज़ीज़ के इन अत्याचारों को सह नहीं पाए और उन्होंने मरना प्रेफर किया, जबकि फ्रैंकल ने इतने एडवर्स कंडीशन में भी न केवल अपने जीने की वजह खोज निकाली बल्कि अपनी बेस्ट सेलिंग बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग के जरिए इस संसार को यह संदेश भी दिया कि एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है केवल एक चीज़ के, और वो है इंसान की ये आज़ादी कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली विकट परिस्थितियों का सामना वो किस एटीट्यूड से करता है। कहने का मीनिंग ये है कि जब विक्टर फ्रैंकल इतने एडवर्स कंडीशन में भी अपनी एटीट्यूड विंडो को साफ रख सकते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जी सकते हैं, तो हमारी कंडीशन तो फ्रैंकल से बेटर ही है। फिर हम अपनी एटीट्यूड विंडो को साफ करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्यों नहीं जी सकते। लेसन नंबर 2, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हम वो बन जाते हैं जिस चीज़ के बारे में हम लगातार विचार करते हैं। ऑथर कहते हैं जब भी हम लगातार किसी एक विषय के बारे में विचार करते हैं, डोमिनेंटली जब भी हम किसी एक चीज़ के बारे में लगातार सोचते हैं, तो वो विचार हमारा बिलीफ बन जाता है। धीमे धीमे यही बिलीफ हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है और यही एक्शंस धीमे धीमे हमारे रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। राहुल का वज़न 110 केजी था। उसे चलने फिरने में दिक्कत होती थी। कोई उसे मोटा कहता तो कोई उसे गेंडा कह के चिढ़ाता। लोगों के तानों से तंग आकर उसके मन में विचार आया कि अब उसे फिट होना है। फिट होने के लिए सबसे पहले उसने अपनी डाइट ठीक करी। उसने अपनी डाइट से जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, हाई कैलोरी स्पाइसी फूड को हटाया और अब वो लो कैलोरी बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करने लगा। उसने एक जिम ज्वाइन कर लिया और वर्कआउट करने लगा। धीरे धीरे उसका वज़न कम होने लगा और उसकी बॉडी शेप में आने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी 75 केजी की लीन और फिट बॉडी बन गई। यहाँ राहुल अपने आप को फिट इसलिए कर पाया क्योंकि उसने सोचा था कि उसे फिट होना है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि केवल सोचने से हमें वो चीज़ नहीं मिल जाएगी। हमारा वो विचार, हमारा वो थॉट डोमिनेंट थॉट होना चाहिए, यानी कि हम उस विचार के बारे में लगातार सोच रहे हों। डोमिनेंट थॉट का ये कंसेप्ट केवल हेल्थ तक ही सीमित नहीं है,
डोमिनेंट पॉजिटिव विचारों का प्रयोग जीवन के अन्य पहलुओं जैसे मनी, रिलेशनशिप, इमोशनल वेलबींग, लव, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, नॉलेज, स्पिरिचुअल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट में करके भी हम पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं और एक हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम लगातार गुस्से, चिढ़, नफरत, लेजीनेस, जेलसी, ग्रीड, टाइम वेस्टिंग और सेल्फ डाउट जैसे नेगेटिव विचारों के बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में इनका नेगेटिव रिजल्ट अट्रैक्ट करेंगे और हमारी लाइफ डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड और अनहैप्पी रहेगी। ऑथर कहते हैं कि विचार एक बीज की तरह है जबकि हमारा दिमाग एक उपजाऊ खेत की तरह। इसलिए जब भी हम किसी चीज़ के बारे में लगातार विचार करते हैं तो वो विचार एक पौधे से होता हुआ एक विशालकाय पेड़ बन जाता है। इसलिए किसी भी विचार को बहुत ध्यान से चुनो, क्योंकि जिस भी विचार को आप चुनोगे हमारा दिमाग उसे बहुत तेज़ी से उगाएगा और वो विचार हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा। लेसन नंबर 3, कमिटमेंट। कमिटमेंट वर्ड के हमारे दिमाग में आते ही हमारा ध्यान अपने गोल्स को पूरा करने के लिए किए गए अटेम्प्ट्स और हार्डवर्क पर जाता है, जबकि ऑथर कहते हैं कि कमिटमेंट का सही मतलब हर उस काम को करना है जिससे हम अपने गोल्स को पा सकें। हमें क्या स्टेप उठाने हैं, कितने स्टेप उठाने हैं, किस दिशा में स्टेप उठाने हैं, ये चीज़ हमारे अपने उस गोल्स के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। जब हम अपने गोल्स को पूरा करने का कमिटमेंट करते हैं तो हम हर प्रकार की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। हम उन लोगों और परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं। लाइफ हमें टेस्ट करती है कि हम अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कितने सीरियस हैं। हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हम गलतियाँ करते हैं, हम डिसअपॉइंटमेंट झेलते हैं, सेटबैक झेलते हैं और कुछ सेटबैक तो इतने सीवियर होते हैं कि वो हमें हमारे गोल्स को त्यागने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे में गोल्स के प्रति हमारा कमिटमेंट ही होता है जो हमें गिव अप नहीं करने देता। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। अमिताभ ने 1969 में 7 हिंदुस्तानी मूवी से बॉलीवुड में कदम रखा। एक के बाद एक उनकी 14 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कोई भी हीरोइंस उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। ऐसे में अपने काम के प्रति उनका कमिटमेंट ही था जिसने उनको हार नहीं मानने दिया और वो लगातार काम करते रहे। फिर आया 1973 जब जंजीर की सफलता ने उन्हें बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन बना दिया। इसके बाद शोले, दीवार, अमर अकबर एंथनी, शराबी, डॉन, मोहब्बतें, बागबान, खाकी, ब्लैक, सरकार, पिंक, कल्कि, एक के बाद एक उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और वे बॉलीवुड के शहंशाह बन गए। ग्रेट लिरिसिस्ट जावेद अख्तर अमिताभ की कमिटमेंट के बारे में बताते हैं कि वो सेट पर समय से पहले पहुंच जाते हैं और आज भी वो अपनी किसी मूवी का शॉट ऐसे देते हैं जैसे इसी मूवी के बेस पर उनको अगली मूवी मिलनी हो। ऑथर कहते हैं कमिटमेंट वो इमोशन है जिसके सहारे हम अपने गोल को पूरा करने के लिए डिटरमिन्ड रहते हैं और एक्शन लेते हैं तब तक जब तक कि हम डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल ना कर लें। सलमान खान की वांटेड मूवी का ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान का ये डायलॉग रेलेवेंट है क्योंकि अपने गोल्स के प्रति कमिटमेंट करने वाला व्यक्ति फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट और सेटबैक से घबराता नहीं है बल्कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। लेसन नंबर 4, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। आपदा में अवसर खोजें। क्या आपने कभी नोट किया है जब भी हमारी लाइफ में कोई फेलियर या सेटबैक आता है तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? हमारा रिएक्शन कंप्लेन करने का होता है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया, अब मैं क्या करूँगा। ये एक नेचुरल रेस्पॉन्स है, हम सब इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं अब हमारे पास केवल 2 ही चॉइसेस होती हैं, या तो हम अपने उस फेलियर और सेटबैक से होने वाली तकलीफ़ में अपने आप को दुख देते रहें, अपने आप को परेशान करें, या फिर उस प्रॉब्लम से कुछ सीख लेकर अपने लिए बेनिफिट खोज लें। यहाँ ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मेरी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं हुई होती अगर मैं अपने पुराने वकालत के प्रोफेशन से परेशान और दुखी नहीं हुआ होता। ऑथर कहते हैं मुझे बचपन से ही लोगों के डिस्प्यूट सॉल्व करना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने वकालत को प्रोफेशन के रूप में चुना। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पेपर वर्क का ओवरबर्डन और सुनवाई की लंबी लंबी तारीखों ने मेरी लाइफ को फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा मानो संसार का सारा बोझ मेरे कमज़ोर कंधों पर ही आ गया हो। मेरा हमेशा सिरदर्द रहने लगा और मैं स्वभाव से चिड़चिड़ा हो गया। मैं फिज़िकली और मेंटली पूरी तरीके से टूट गया। ऑथर कहते हैं लेकिन यही फिज़िकल और मेंटल पेन मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह थी, क्योंकि इन्हीं दुख, परेशानियों और फ्रस्ट्रेशन ने मुझे मजबूर किया कि मैं वकालत छोड़ दूं और कुछ नया ट्राई करूं।
अपने आसपास हमें ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर लोगों ने अपने नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव में बदला। रमेश को जैसे ही पता चला उसे शुगर है, उसने मीठा खाना छोड़ दिया। वो मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाने लगा, योगा प्राणायाम करने लगा। इससे उसका शुगर तो कंट्रोल हो ही गया, वो फिजिकली फिट भी हो गया। सुरेश एक गुस्सैल, नफरती और झगड़ालू आदमी था। उसे थ्रोट कैंसर हो गया। उसे लगा कि वो मर ही जाएगा। लकीली उसका कैंसर का इलाज सक्सेसफुल हो गया। कैंसर से उबरने पर उसे लगा कि उसे नई ज़िंदगी मिली है। अब वो अपनी लाइफ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। अब उसकी ज़िंदगी में गुस्सा, चिढ़ और नफ़रत की जगह लव, पीस और हारमनी आ गई। लता मंगेशकर, बिथोवन, रविंद्रनाथ टैगोर, निकोलस टेस्ला, आइजैक न्यूटन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे कई लोगों ने विवाह नहीं किया और अकेले रहे, लेकिन उन्होंने अपने इस अकेलेपन का प्रयोग अपने अपने फील्ड में क्रिएटिव काम करके किया और अपने आप को हमेशा के लिए अमर कर लिया। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ में आने वाली कोई भी एडवर्स कंडीशन आधे भरे हुए ग्लास की तरह होती है। अब ये हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि हम उस ग्लास को आधा खाली मानते हैं या फिर आधा भरा हुआ। ऑथर कहते हैं कि जिस इंसान का नज़रिया ये होगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है, वो अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से कुछ ना कुछ बेस्ट सोल्यूशन निकाल ही लेगा। लेसन नंबर 5, स्टॉप कंप्लेनिंग। शिकायत करना बंद करो। आपको कैसा फील होगा अगर कोई अपनी समस्याओं और प्रॉब्लम्स के लिए आपको दोषी ठहराए, आपसे कंप्लेन करे? ऑब्वियसली आपको बहुत बुरा लगेगा। ऑफ कोर्स हम में से अधिकतर लोग कभी ना कभी किसी न किसी बात पर कंप्लेन तो करते ही हैं, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो कंप्लेन हम कितनी बार करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंप्लेन करना हमारी आदत बन गई है। यहाँ कंप्लेन से मेरा मतलब उन इंस्टेंसेस से नहीं है जहाँ पर हम अपनी समस्याओं और प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए किसी से डिस्कशन करते हैं। ये डिस्कशन सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए इन्हें कंप्लेन नहीं कहा जा सकता। हम उन ओकेजन्स को भी कंप्लेन नहीं कह सकते जहाँ पर हम अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि पास्ट के ये नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे प्रेजेंट के लेटेस्ट डेवलपमेंट के संदर्भ में होते हैं। यहाँ कंप्लेन से मेरा मतलब उन शिकायतों से है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जिनके बारे में सोचने से हमें केवल फ्रस्ट्रेशन मिलती है और हमारा टाइम बर्बाद होता है। ऑथर कहते हैं एक बार उनका बिजनेस उनके हिसाब से ठीक से नहीं चल रहा था, जिसके चलते वो भी अपने ऑफिस स्टाफ और कलीग्स के प्रति कंप्लेनिंग मोड में थे। ऑथर एक बार पेड्रो नाम के एक लड़के से मिलते हैं। पेड्रो घरों और ऑफिस की सफाई करने वाले किसी एक कंपनी में काम करता था। पेड्रो की फैमिली होंडुरस में रहती थी, जहां अभी अभी हरिकेन तूफान आया था। ऑथर ने पेड्रो से हरिकेन और उसके इम्पैक्ट के बारे में पूछा। पेड्रो ने बताया कि हरिकेन ने भीषण तबाही मचाई, उसमें हज़ारों लोग मर गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इस तूफ़ान में उसकी फैमिली भी बेघर हो गई है और अब वो एक शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। वहाँ पीने के पानी की प्रॉब्लम है और बीमारियाँ भी तेज़ी से फैल रही हैं। पेड्रो ने बताया कि उसने एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और पीड़ितों के लिए पैसे, कपड़े और दवाइयाँ कलेक्ट की। पेड्रो की बातों को सुनकर ऑथर को एहसास हुआ कि उसकी खुद की प्रॉब्लम, कि उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, कितनी छोटी है। पेड्रो की बातों को सुनकर ऑथर ने कंप्लेन करना बंद कर दिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसके साथ पेड्रो जितना बुरा नहीं हुआ। पेड्रो के पास हर वो कारण था जिसके चलते वो अपनी फैमिली के बैड लक को कोस सकता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पेड्रो ने ये रियलाइज़ किया कि कंप्लेन करना टाइम और एनर्जी की बर्बादी है। पेड्रो ने ये सीख दी कि जिन चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमें उन चीज़ों पर कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, और जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है, हमें उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि जब भी हमें हमारी लाइफ में किसी चीज़ की कंप्लेन हो तो एक कागज़ और एक पेन लो और पेन से उस कागज़ पर उन चीज़ों को लिखो जो आपके पास तो हैं, लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। यकीन मानो आपका वो पेज पूरा भर जाएगा। लेसन नंबर 6, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ें। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप किसी गाने को सुनते हैं और कहते हैं कि कितना बेतुका गाना है। उसी दिन आपको वो गाना दोबारा सुनने को मिलता है। अगले दिन FM या TV पर आपको वो गाना दोबारा से सुनाई पड़ता है। धीमे धीमे जैसे जैसे वो गाना चार्ट में ऊपर चढ़ता है, आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने लगती है कि स्टार्टिंग में जिस गाने को आप बेतुका कह रहे थे, धीमे धीमे आप उस गाने को गुनगुनाने लगते हो और वो गाना आपको अच्छा लगने लगता है। जैसे मुझे याद है 2008 में गजनी मूवी का ये गाना मुझे स्टार्टिंग में बहुत ही बकवास लगा। बहका मैं बहका, वो बहकी हवा सी आई, एक ही नजर में सब मंजिल पाए। लेकिन गजनी मूवी की रिलीज़ के समय ये गाना मुझे कई बार सुनने को मिला, स्पेशली FM पर, और धीमे धीमे जिस गाने को मैं बकवास समझ रहा था वो गाना मुझे अच्छा लगने लगा।
ऑथर कहते हैं कि जिस चीज़ को हम माइंड में बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, माइंड उन चीज़ों पर फोकस करने लगता है। अनफॉर्चुनेटली माइंड इस चीज़ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ हमारे फेवर में है और कौन सी चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ऑथर कहते हैं बहुत ध्यान से उन लोगों का चुनाव करो जिनके साथ आपको उठना बैठना है, घूमना फिरना है, जिन लोगों को आपने अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि इन्हीं दोस्तों की बातें और बिहेवियर मूवी के उस गाने की तरह हो सकती हैं जो ख़राब होने के बावजूद भी आपको अच्छी लग सकती हैं। अपने बचपन के दिनों को याद करो। आपको ध्यान होगा कि हमारे पेरेंट्स इस बात को लेकर के बहुत चिंतित रहते थे कि हम किन के साथ घूमते फिरते हैं, कौन कौन हमारे दोस्त हैं। उनकी चिंता इसलिए थी क्योंकि उन्हें पता था कि हम अपने दोस्तों से प्रभावित होंगे, हम उनकी अच्छी या बुरी आदतें सीख लेंगे और हम भी वही करेंगे जो वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एक स्पंज की तरह है जो हर उस बात को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है जो हमारे सराउंडिंग के लोग हमें कहते हैं। इसलिए अगर हम नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारा ब्रेन उनकी नेगेटिव बातों को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हमारा एटीट्यूड ख़राब होगा। इसके विपरीत, इसके उलट, अगर हम पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारा ब्रेन उनकी पॉजिटिव बातों को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे हम अच्छा फील करेंगे और प्रोडक्टिव बनेंगे। तो गाइज़, ये थे एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक के 6 लेसन, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बना सकते हो। इसी टाइप के कई और लाइफ लेसन हैं जो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूँगा आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।